ये सामान्य सी बात है। वो एक ही परिवार के लोग हैं और एक परिवार के लोग फिर साथ रहने का निर्णय लिया है, इसका स्वागत ही किया जाना चाहिए। इसमें बुरी बात क्या है? असर कितना पड़ेगा इसका, खास करके एनडीए वर्सेस अगर इंडिया की बात करें तो? जितना असर 2009 में लोकसभा चुनाव में हुआ, उसके बाद 14 में हुआ, 19 में हुआ, उतना ही असर आगे। दारूबंदी से कोई लेना देना नहीं। जहरीली शराब से जब दारू चालू था, उस समय भी जहरीली शराब की घटनाएं सिर्फ बिहार में ही नहीं, अन्य राज्यों में भी हुआ करती थी और आज भी हो रही हैं। तो इसको दारूबंदी से जोड़ कर ना देखा जाए। कुछ इस तरह के समाज में कुछ ऐसे गलत और बुरे तत्व तो रहते ही हैं जिनका पेशा ही है इस तरह के कामों को करना, और सरकार इस पर गंभीरता से नजर रखी हुई है। जो लोग इस जहरीली शराब के पीछे थे, सबको जेल की सलाखों में पहुंचा दिया गया है। इसके पीछे जिन बड़े बड़े माफिया टाइप जो लोग थे, जो लोगों ने सप्लाई किया था, सबको जेल की सलाखों में। गिरिराज बाबू का सवाल है, केंद्रीय मंत्री हैं, वो बहुत बड़े आदमी हैं। मेरा अपना व्यक्तिगत सलाह है कि इस तरह की बातों से बचना चाहिए। इस तरह की बात नहीं बोलनी चाहिए कि राजनेता को। हमारे देश में, भारत में इस तरह की जो कोई भी व्यक्ति बात बोलेगा, वो लंबे दिनों तक राजनीति नहीं करता। बिहार में अभी देखा जाए तो उपचुनाव हो रहा है और इस उपचुनाव में राजद भी अपने पूरी तरीके से ताकत लगा चुका है और एनडीए गठबंधन भी ताकत लगा रहा है अपना। हालांकि ये चुनाव देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण उतना नहीं हो पाएगा, इसलिए क्योंकि बहुत जल्द चूँकि विधानसभा का चुनाव भी होना है, लेकिन उसके बावजूद भी चूँकि जीत और हार तो मायने रखता है किसी पार्टी के लिए। ये बातें आज मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज फिर से एक बार मेरे साथ सीवान की जो सांसद पति हैं और ख़ास करके जो पूर्व विधायक हैं रमेश कुशवाहा जी, आज हमारे साथ हैं और लगभग देखा जाए तो कई क्षेत्रों का ये भ्रमण भी कर चुके हैं। अभी जो चुनावी जो प्रक्रिया चल रही है उसमें इन्होंने हिस्सा भी लिया है, भाग भी लिया है, वहाँ पे जाकर के माहौल भी देख रहे हैं। लेकिन इस माहौल से क्या कुछ फ़ायदा होने वाला है आने वाले समय में, इन सारी चीज़ों को आज हम इनसे समझेंगे। बहुत स्वागत है। चलिए, आपके भी चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लग रहा है इस बार जो बिहार में लगभग 4 सीटों का जो उपचुनाव हो रहा है, इस उपचुनाव में आप लोगों की पार्टी का क्या कुछ भूमिका रहेगी? देखिए, इन 4 सीटों में एक ही सीट एनडीए के खाते में रहा है जी, और 3 सीट महागठबंधन के खाते में रहा है। इस बार हमारी पार्टी की ओर से जवाबदेही बेलागंज विधानसभा क्षेत्र में है और वहाँ से हमारी पार्टी की प्रत्याशी हैं मनोरमा देवी जी। तो वहाँ हम करीब 5 दिन रहे। कई पंचायतों में, कई गांवों में जाने का मौका मिला। हमने ये महसूस किया कि सबसे ज़्यादा अगर विभाजन कहिए तो यादव जाति में है। यादव जाति का बड़ा हिस्सा और अल्पसंख्यक समाज का बड़ा हिस्सा इस बार मनोरमा देवी के साथ खड़ा है वहाँ पे। और बाकी एनडीए का जो अपना है वो तो है ही। एक तो वो सीट 100% हम लोग जीतने जा रहे हैं। जेडीयू के उम्मीदवार मनोरमा देवी वहाँ जीतने जा रही है। दूसरी बात, जहाँ तक तरारी विधानसभा में माले और बीजेपी के बीच लड़ाई है। और पिछले बार जो माले के जो विधायक थे वहाँ सुदामा प्रसाद जी, तो वैश्य समाज से आते थे, इसलिए उनके व्यक्तिगत कारणों से एनडीए के वैश्य समाज का भी कुछ वोट पिछले दिनों महागठबंधन के प्रत्याशी सुदामा प्रसाद के साथ चला गया था। वो भी वोट इस बार लौटते हुए दिख रहा है। वहाँ भी एनडीए प्रत्याशी का पलड़ा जो है भारी दिख रहा है वहाँ। ठीक उसी तरह आप जाएं रामगढ़ में तो आप देखेंगे कि वहीं अपने परिवार के ही जगता बाबू के एक लड़के सांसद हैं और दूसरे को वहाँ फिर प्रतिनिधि बनाया, उम्मीदवार बनाया गया है। इसको लेकर के वहाँ पर यह है। और वहाँ भी यादव समाज के भीतर काफी गुस्सा है। तो हमने वहाँ भी देखा कि लड़ाई वहाँ पे महागठबंधन शायद लड़ाई से बाहर न हो जाए। इस बात की ही ज़्यादा संभावना है या तीसरे नंबर पर चला जाए। वहाँ एक बहुजन कैंडिडेट जो लड़ रहा है वो भी अच्छे फाइट में वहाँ पर है। तो इस ढंग से फिर आप चले जाइए इमामगंज में। पहले एनडीए के खाते में रहा है। माननीय जीतन मांझी जी की पतोहू वहाँ चुनाव लड़ रही है, पोजीशन ठीक है। हमें लगता है कि इस बार
महागठबंधन आपको एनडीए के उम्मीदवार के पक्ष में वो चारों सीटों पे हवा है और चारों में चारों सीट एनडीए के उम्मीदवार ही वहां जीतेंगे। चलिए, अभी चूंकि बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो एक बड़ा घटना हुआ है, खास करके गिरिराज सिंह को लेकर के। गिरिराज सिंह इस बार जो है कि हिंदू सम्मान सम्मेलन निकाल रहे थे और ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं इससे आपकी पार्टी यानी कि जनता दल यूनाइटेड को अंदरूनी तौर पर नाराजगी थी कि इस तरह का ये काम कर रहे हैं। हालांकि लास्ट में पार्टी ने इससे दूरी बना ली। क्या लग रहा है आप लोगों को कि एक तरह से सांप्रदायिक जो ध्रुवीकरण करने का प्रयास किया जा रहा है क्या भारतीय जनता पार्टी के द्वारा? देखिए, जहां तक गिरिराज बाबू का सवाल है, केंद्रीय मंत्री हैं, वो बहुत बड़े आदमी हैं। मेरा अपना व्यक्तिगत सलाह है कि इस तरह की बातों से बचना चाहिए। इस तरह की बात नहीं बोलनी चाहिए एक राजनेता को। हमारे देश में, भारत में इस तरह की जो कोई भी व्यक्ति बात बोलेगा वो लंबे दिनों तक राजनीति नहीं कर पाएगा। यहाँ सबको लेकर चलने की जरूरत है। ये सामाजिक सद्भाव की धरती है, बिहार हो, हमारा देश हो, और इस तरह की बातों से उनको बचना चाहिए था। यहाँ समाज में हर धर्म के लोग यहाँ रहते हैं और सबके लिए भारत है, सबको यहाँ रहना है। यहाँ सबको रहना है तो भारत भारत कहना होगा। यहाँ किसी एक धर्म पर जोड़, राष्ट्र के प्रति सबको प्रेम है और सारे के सारे लोग हमारे देश भारत से प्यार करते हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्धिस्ट हो, सबका देश। अच्छा, एक चीज़ हम यहाँ समझना चाहते हैं कि ये गिरिराज सिंह चूंकि केंद्रीय मंत्री हैं, ये दोबारा बने हैं इसके बाद। अभी अररिया में जो सांसद है भारतीय जनता पार्टी का, उन्होंने एक बयान दिया है कि अररिया में अगर रहना है तो हिंदू बनना पड़ेगा मुसलमानों को। ये सब क्या कुछ दर्शा रहा है बिहार के राजनीति में? चूंकि ये कहा जाता है कि नीतीश कुमार जो कि एक अच्छे नेता हैं, सेकुलर नेता हैं, एक अच्छी छवि उनकी मानी जाती है, और उनके गठबंधन में अगर इस तरह की बातें हो रही है तो क्या लग रहा है आप लोगों को? देखिए, आप सभी जानते हैं हमारे नेता माननीय नीतीश जी को। जब से उस सत्ता में हैं, यहाँ पर सांप्रदायिक सौहार्द बना हुआ है, किसी को कोई शिकायत नहीं है और आने वाले दिनों में भी किसी को शिकायत नहीं मिलेगी। डेमोक्रेसी है, किसी को कोई बात बोलने की उस व्यक्ति का अपना निजी मामला हो सकता है। इसे किसी राजनीतिक धारा को कोई लेना देना नहीं है। हमारी पार्टी को तो बिल्कुल लेना देना नहीं है ऐसे लोगों को। हम लोग जिस मिजाज के हैं उस पर हमारी सरकार चल रही है, माननीय नीति ही चल रहे हैं, काम कर रहे हैं। अभी वक्फ बोर्ड बिल की बात चल रही थी, संशोधन बिल जो लाया गया था, उस पर आपकी पार्टी ने समर्थन किया। हालांकि मुस्लिम आज भी कहते हैं कि नहीं, नीतीश जी ने बहुत अच्छा काम किया है, उनके प्रति रुझान भी बढ़ती है लोगों को। इसका विधानसभा में कई बार हम लोगों ने देखा भी है। ये अलग बात है कि जीत नहीं पाते हैं, लेकिन ये कहा जाता है कि नीतीश कुमार अपने मतलब समझौता नहीं कर पाते सांप्रदायिकता से। लेकिन जिस तरीके से वक्फ बोर्ड जो संशोधन बिल लाया गया था, उसमें ललन सिंह या आप लोगों की पार्टी ने खुल करके भाजपा का समर्थन किया और अब उसको ठंडे बस्ती में डाल दिया गया है। इसको क्या कुछ देखिए, हमारी पार्टी ने इस पे अपना स्टैंड क्लियर कर दिया बाद में। ठीक है, लोकसभा में चीजें आई थी, हम लोग भी देखे उसको, लेकिन बाद में पटना में माननीय नीतीश जी ने बुलाकर सबसे बातचीत की और वक्फ बोर्ड पर हमारा पॉलिटिकल स्टैंड क्या होना चाहिए, माननीय नीतीश जी ने और हमारे पार्टी के प्रवक्ताओं ने इसको क्लियर कर दिया है। और वक्फ बोर्ड जिस रूप में उसको लेकर के बिल आया था, हमारी पार्टी उसे पूरी सहमत नहीं है। हमारा ऑब्जेक्शन है और हम लोगों ने अपना सलाह जो है भेज दिया आप लोगों ने। अच्छा, कल एनडीए की बैठक थी पटना में और उस बैठक में बहुत लोगों के अंदर उत्साह नजर नहीं आया, खास करके जेडीयू के लोगों को। ये लग रहा है कि हो सकता है कि चुनाव से पहले ये गठबंधन बिखर भी जाए। इसमें क्या लग रहा है? नहीं, आप देखिए, वहाँ पे एनडीए के सभी घटक दलों के प्रदेश अध्यक्ष थे, सभी घटक दलों के सांसद थे और पार्टी के सभी घटक दलों के जो भी वरिष्ठ नेता थे, जिला अध्यक्ष, विधायक, सब थे वहाँ। तो पूरे यूनिटी के साथ पूरी एकताबद्ध होकर के 2025 का चुनाव लड़ना है और उसी की तैयारी के लिए बैठक की गई थी कि सिर्फ पटना में ही कोऑर्डिनेशन नहीं रहे, एक कोऑर्डिनेशन प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर, बूथ स्तर तक बनाने का फैसला लिया गया। तो ये चीजें सब कुछ साबित कर रहा है कि हमारा गठबंधन बहुत इंटैक्ट है और पूरी मजबूती से 2025 का चुनाव लड़ेगा और पिछले बार से भी ज़्यादा सीटों पर एनडीए
इस बार अपना जीत दर्ज कराएगा। दारूबंदी की बात बार बार विपक्ष उठाता है और अभी जिस तरीके से भगवानपुर प्रखंड के अंतर्गत देखा जाए तो लगभग कई गांव इससे पीड़ित भी हुए हैं। लगभग 50 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है दारू जहरीली शराब पीने से। आपके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बार बार कहते हैं कि नहीं, हम लोगों ने जिस काम को किया वो काम जो है कि अंजाम तक पहुंच रहा है, लेकिन बात कथनी कुछ और करनी कुछ और हो रहा है। ये जो मौतें हुई हैं इसका मतलब कि दारूबंदी सफल नहीं हुआ है क्या? देखो, मैं इसको दारूबंदी से कोई लेना देना नहीं। जहरीली शराब से जब दारू चालू था उस समय भी जहरीली शराब की घटनाएं सिर्फ बिहार में ही नहीं अन्य राज्यों में भी हुआ करती थी और आज भी हो रही हैं। तो इसको दारूबंदी से जोड़ कर ना देखा जाए। कुछ इस तरह के समाज में कुछ ऐसे गलत और बुरे तत्व तो रहते ही हैं जिनका पेशा ही है इस तरह के कामों को करना, और सरकार इस पर गंभीरता से नजर रखी हुई है। जो लोग इस जहरीली शराब के पीछे थे सबको जेल की सलाखों में पहुंचा दिया गया है। इसके पीछे जिन बड़े बड़े माफिया टाइप जो लोग थे, जो लोगों ने सप्लाई किया था, सबको जेल की सलाखों में बंद किया गया। तो आगे क्या होगा कि इसमें कुछ लग रहा है कि कुछ सरकार इम्प्लीमेंट करेगी, कुछ बदलाव करेगी, या फिर ऐसा इसमें चलता बदलाव करने की कोई जरूरत नहीं है। शराबबंदी मामले में कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है। शराबबंदी है, बहुत अच्छी बात है। रहेगा? इससे अमन है, चैन है, शांति है। आज भी महिलाओं चाहे जो भी प्रबुद्ध नागरिक हैं सब चाहते हैं कि शराबबंदी हो। सीवान का असर क्या होगा? सीवान में चूंकि आप लोगों ने बहुत सारे वादे किए थे, बताए थे कि हम लोग ये करेंगे वो करेंगे। अभी सीवान की जो स्थिति है, खास करके अभी जो ट्रैफिक व्यवस्था है सीवान की, बिल्कुल चरमराई हुई है। काम जो होना चाहिए उस तरह का नहीं हो पा रहा है। इस पे क्या कहना है आपका? पहली बात है कि हमने तो लोकसभा चुनाव में कोई वादा ही नहीं किया। आप सभी जानते हैं, मीडिया के सामने मैंने कहा था कि मैं कोई वादा नहीं करता हूं, मैं काम करने में विश्वास करता हूं और मेरा काम लोगों को दिख भी रहा है और आगे और ज़्यादा दिखेगा। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं नहीं, ट्रैफिक व्यवस्था दिन ब दिन बढ़ती जा रही है चलिए, और चरमरा रहा है। इसके लिए ट्रैफिक व्यवस्था पर भी डीएम साहब से बातचीत हमारी हुई है और माननीय सांसद भी जाकर के स्वतः मिले हैं, बातचीत हुई है। डीएम साहब ने कहा है कि सब चीज़ों पर हमारी नज़र है, उसको ठीक करेंगे। सीवान में कभी कल एक घटना हुई, खास करके हिना साहब जो कि आपकी प्रतिद्वंदी रह चुकी हैं और उन्होंने चुनाव भी लड़ा था आपके खिलाफ, और चूंकि निर्दलीय थी वो, लेकिन अभी गई हैं राष्ट्रीय जनता दल में। इसमें कुछ आपका कमेंट कुछ होगा? नहीं, देखिए, सामान्य सी बात है। वो एक ही परिवार के लोग हैं और एक परिवार के लोग फिर साथ रहने का निर्णय लिया है, इसका स्वागत ही किया जाना चाहिए। इसमें बुरी बात क्या है? असर कितना पड़ेगा इसका, खास करके एनडीए वर्सेस अगर इंडिया की बात करें तो? जितना असर 2009 में लोकसभा चुनाव में हुआ, उसके बाद 14 में हुआ, 19 में हुआ, उतना ही असर आगे भी होगा। आगे सरकार का क्या आप लोग का होगा? किस तरीके से आप लोग सरकार को चलाएंगे? क्योंकि जिस तरीके से बातें चल रही हैं, ऊपर नीचे हो रहा है कि एनडीए में कभी रहेंगे नीतीश जी की, फिर चले जाएंगे, बार बार ये बात कही जाती है। आप लोग कुछ इस बार कुछ पुख्ता जनता को आश्वासन देंगे? देखिए, इसमें आश्वासन की क्या बात है। बिल्कुल एनडीए इंटैक्ट है और माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में ये चुनाव होना है। राष्ट्रीय चुनाव तो है नहीं, बिहार का चुनाव है और 2025 से 30 फिर से नीतीश, यही नारा है। चलिए, अभी चूंकि आज धनतेरस है, कल के बाद परसों दीपावली है, छठ है, सीवान की जनता को क्या कहेंगे आप? हम देखिए, दीपावली है, छठ भी है। छठ तो पूरा आस्था का पर्व है, पूरा बिहार का महापर्व है आस्था का। इसमें महिला पुरुष सबकी सहभागिता होती है। बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से, बड़ी ही उल्लास के साथ, बड़ी ही श्रद्धा के साथ ये पर्व लोग मनाते हैं। हमारी इस अवसर पर, दीपावली और छठ के इस अवसर पर, पूरे सीवान के सभी लोगों को, समाज के हर वर्गों, हर तबकों को, सभी धर्म के लोगों को हम अपनी ओर से और माननीय सांसद विजयलक्ष्मी देवी जी की ओर से बहुत बहुत हम शुभकामनाएं देते हैं कि मिलजुल करके त्यौहार को मनाइए। पूरा शांति और सद्भाव को आप सभी बनाए रखें। बिल्कुल। तो बिल्कुल आपने सुना जिस तरीके से पूर्व विधायक रमेश सिंह कुशवाहा जी ने जो बात कहा, इसमें एक महत्वपूर्ण बात इन्होंने ये बात ज़रूर कह दिया, खास करके बिहार के परिप्रेक्ष्य में, कि बिहार की जो आवाम है, खास करके जो भी चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में लगभग देखा जाए तो लीडिंग जो है कि एनडीए की हो रही है। हालांकि अभी चुनाव हुआ नहीं है, चुनाव जब होगा तो सब कुछ सामने आ जाएगा। लेकिन जिस तरीके से बिहार का जो माहौल बना हुआ है, आने वाले 2025 का चुनाव, ये बहुत कुछ मायने रखता है और उसके बाद क्या कुछ होने वाला होगा, फिलहाल अब आप देखते रहिए और बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।